मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, यानी सीटेट के लिए जो हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, उसका हम हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं, जिसमें मैंने जिस चैप्टर में से मतलब उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने इसमें बना दिए हैं। अगर आप थ्योरी ना भी पढ़ें इस चैप्टर की, तब भी जो है ये आपके लिए बहुत अच्छा एक साधन है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, अतीत के अध्ययन से हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? ऑप्शन ए, लोग क्या खाते थे। बी, लोग कैसे कपड़े पहनते थे। सी, लोग किस तरह के घरों में रहते थे। डी, उपरोक्त सभी। क्या हम अतीत के अध्ययन से इन सब के बारे में जान सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी हम अतीत के अध्ययन से इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है, अतीत के अध्ययन से हम निम्नलिखित में से किसके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? पहला है ऑप्शन ए, कृषक तथा पशुपालक। बी ऑप्शन है शासक तथा व्यापारी। सी ऑप्शन है शिल्पकार तथा कलाकार। डी ऑप्शन है सभी के बारे में। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी हम अतीत के अध्ययन से इन सब के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें कहाँ उगाई गई थी? ऑप्शन ए, सुलेमान तथा किरथार के पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी, नर्मदा क्षेत्र में। ऑप्शन सी, पूर्वी घाट क्षेत्र में। ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट क्षेत्र में। तो जो इसका सही जो उत्तर है वो इसका सही उत्तर है हमारा सुलेमान तथा किरथार के पहाड़ी क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथार क्षेत्र के लोगों ने जिस पशु को सबसे पहले पालतू बनाया था वो कौन सा है? ऑप्शन ए है भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी गाय बैल, या ऑप्शन डी सारे। तो इन लोगों ने इन सभी पशुओं को जो है वो अपना पालतू पशु बनाया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जिस नाम से जाना जाता था वो है, यानी गंगा और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, तो सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कोंकण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गंगा और की जो सहायक नदी थी सोन नदी, उसके आसपास का जो सारा एरिया था उसे मगध के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। सिक्स हमारा जो प्रश्न है वो है, इंडिया शब्द जो है वो किससे निकला है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए इंडस से, ऑप्शन बी इंडियन से, ऑप्शन सी अंडमान से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया जो शब्द है वो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंडस, यानी इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। देन ऑप्शन हमारे पास प्रश्न नंबर 7 है, इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है या क्या कहा गया था? ऑप्शन ए सिंधु कहा गया था, ऑप्शन बी हिंदू कहा गया था, ऑप्शन सी इंदु कहा गया था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा गया था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। देन प्रश्न नंबर 8 है, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भरत नाम जो था वो एक लोगों के समूह के लिए उपयोग किया जाता और वो लोग रहते थे उत्तर पश्चिम में, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रश्न नंबर 9, भरत नामक जनसमूह का उल्लेख जो है वो इनमें से कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भरत नामक जो जनसमूह था, जो लोगों का समूह जो कि हमारा उत्तर पश्चिम में रहते थे ये लोग, तो इनका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 10 आता है, ऋग्वेद नामक कृति जो है वो कितनी पुरानी है, यानी ऋग्वेद जो वेद है वो कितना पुराना है? ऑप्शन ए 5000 वर्ष पुराना, ऑप्शन बी लगभग 4500 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी 4000 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी डी 3500 वर्ष पुराना। तो जो ऋग्वेद है वो 3500 वर्ष पुराना है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद की भाषा कौन सी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली,
ऑप्शन सी प्राक संस्कृत या ऑप्शन डी तमिल। तो ऋग्वेद की जो भाषा है अगर हम वास्तविकता में बात करें तो प्राक संस्कृत, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। प्राक संस्कृत जो है ऋग्वेद की भाषा है, ना कि संस्कृत। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए आधुनिक भारत है, यहाँ पर दक्षिण एशिया का एक देश चाइना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए, आधुनिक भारत जो है वो दक्षिण उपमहाद्वीप का एक देश है। प्रश्न नंबर 11, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पाकिस्तान नहीं है, ऑप्शन बी चाइना नहीं है, ऑप्शन सी आधुनिक भारत नहीं है और ऑप्शन डी श्रीलंका नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चाइना जो है वो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का देश नहीं है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, प्राय पांडुलिपियाँ प्राप्त होती थी, अधिकतर मतलब पांडुलिपियाँ कहाँ से प्राप्त होती थी? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए मंदिरों और विहारों से, ऑप्शन बी राजमहलों में मिलती थी, ऑप्शन सी दुर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो पांडुलिपि थी वो मंदिरों और विहारों में मिलती थी क्योंकि वहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता था। प्रश्न नंबर जो है वो यहाँ पर आता है हमारे पास 15वां, प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऑप्शन ए अधिकारी लोग, ऑप्शन बी आम लोग, ऑप्शन सी लेखक लोग, ऑप्शन डी सैनिक वर्ग। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है वो आम लोगों द्वारा किया जाता था, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं करते थे, यानी पहले अतीत में लोग यात्राएं क्यों किया करते थे? ऑप्शन ए काम की तलाश में, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, ऑप्शन सी व्यापार के लिए, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी कारण थे इसकी वजह से जो पहले लोग थे वो यात्राएं करते थे, काम की तलाश में भी इधर उधर जाते थे, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी तब भी वो जाते थे, सूखा पड़ गया, कोई बाढ़ आ गई, व्यापार के लिए भी जाते थे। तो सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग यात्राएं किया करते थे। प्रश्न नंबर 17, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है, यानी ईसाई धर्म को शुरू करने वाला जो कौन है जिनको माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्धा को, ऑप्शन बी संत बैलेंटाइन को, ऑप्शन सी संत बेनेडिक्ट को या ऑप्शन डी ईसा मसीह को। तो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं जिन्होंने धर्म की शुरुआत की थी वो ईसा मसीह थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 18, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी पुरातत्वविद कहते हैं उसे, ऑप्शन सी खोजी कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं। तो जो अतीत का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 19, कृषि का आरंभ कब हुआ था? लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, ए ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन है 8,000 वर्ष पूर्व, सी ऑप्शन है 5,000 वर्ष पूर्व और डी ऑप्शन है 4,000 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 8,000 वर्ष पूर्व, जब सुलेमान और किरथार में स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया था 8,000 साल पहले किरथार और सुलेमान पहाड़ियों में, तभी जो है वो कृषि का आरंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 20 है, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? पहला है ऑप्शन कुशल व्यापारी थे, कुशल किसान थे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कुशल संग्राहक थे या ये सारे थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुशल संग्राहक थे, जो उस टाइम लाखों साल पहले नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। प्रश्न नंबर 21, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का जो एक अन्य साधन था वो क्या था इसमें से? ऑप्शन ए व्यापार करते थे वो अपने भोजन के लिए, पशुपालन करते थे आरंभिक जो संग्राहक थे वो, या फिर खेती करते थे, या फिर डी ऑप्शन है शिकार करते थे। तो उनका जो भोजन जो संग्राहक लोग थे वो जंगलों से चीज़ें इकट्ठी किया करते थे या फिर वो शिकार करते थे। उस टाइम वो खेती पशुपालन व्यापार नहीं किया करते थे। ऑप्शन डी सही है इसका, शिकार किया करते थे भोजन प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 22, मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है, ऑप्शन ए रोमेटा है, ऑप्शन बी कसला है, ऑप्शन सी किस्माओ है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र के उत्तरी तट पर जो एक कस्बा स्थित है वो है रोमेटा, यानी इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है।
फिर है हमारा प्रश्न नंबर 23, आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए मछलियां पकड़कर, ऑप्शन बी शिकार करके, ऑप्शन सी फल फूल का संग्रह करके, ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी हैं, मतलब सब तरह से ये अपना भोजन जो है वो इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 24 है, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा इनमें से कौन नहीं रखते थे। ऑप्शन ए शिकारी लोग नहीं रखते थे, ऑप्शन बी मछुआरे नहीं रखते थे, ऑप्शन सी कृषक लोग नहीं रखते थे, ऑप्शन डी उपरोक्त सारे, ये कोई नहीं रखते थे। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से शिकारी मछुआरे कृषक कोई भी अपने जो भी उनके कार्यों का लेखा जोखा से संभाल के नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 25, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा इनमें से कौन रखता था, यानी अपनी जो भी सारी सफलताएं प्राप्त करते थे उनका एक लिखित रूप में सबूत कौन रखता था। ऑप्शन ए शिकारी लोग रखते थे, ऑप्शन बी शासक लोग रखते थे, ऑप्शन सी कृषक लोग रखते थे, या सारे ही रखते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी शासक जो थे वो ही अपनी सफलताओं का लेखा जोखा रखते थे। प्रश्न नंबर 26, गंगा के दक्षिण में प्राचीनतम विशाल राज्य कौन सा था। ये प्रश्न पहले भी पूछ चुकी हूँ मैं कि गंगा के दक्षिण में जो उसकी सहायक नदी सोन नदी थी, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मगध। प्रश्न नंबर 27, वह नदियाँ जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सहायक नदियाँ कहते हैं, ऑप्शन बी तटवर्ती नदियाँ कहते हैं, ऑप्शन सी बरसाती नदियाँ कहते हैं, या ऑप्शन डी सदाबहार नदियाँ कहते हैं। तो वो एक छोटी नदियाँ जो एक बड़ी नदी में आके जो है वो मिल जाती हैं तो उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 28, सबसे पहले चावल कहाँ उगाया गया था। ऑप्शन ए विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण में, विंध्य पहाड़ियों के पूर्व में, या विंध्य पहाड़ियों के पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में, ए। प्रश्न नंबर 30, यहाँ पर लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले कब गेहूं और जौ को उगाना शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पर है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है 60,000 वर्ष पहले इन्होंने शुरू किया था, या 7,000 वर्ष पहले शुरू किया था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 8,000 वर्ष पहले शुरू किया था, और डी ऑप्शन है 9,000 वर्ष पूर्व शुरू किया था। उसका राइट आंसर 8,000 वर्ष पूर्व, सी इसका जो है वो राइट आंसर है। जिस समय कि मैंने बताया था कि थार और सुलेमान पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ को उगाया गया था, और 8,000 वर्ष पूर्व पहले की ये बात है। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर 31 आता है, सिंधु को हिंदोस या इंडोस किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए यूनानियों ने कहा था, बी ईरानियों ने कहा था, या सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु को हिंदोस या इंडोस जो है वो यूनानी और ईरानियों दोनों ने कहा था। ये 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम से भारत में आए थे, तभी इन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा, तभी भारत को जो है इंडिया भी कहा गया था। तो उसका राइट आंसर है सी। प्रश्न नंबर 32, सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 33, हाथों से लिखी हुई पुस्तक को क्या कहते हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए पांडुलिपि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी कॉमिक्स कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हाथों से लिखी गई पुस्तक होती थी उसे पांडुलिपि कहा जाता। पांडुलिपि का मतलब ही, पांडु का मतलब ही होता था, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखा है तो मैन्यू का मतलब ही होता था हैंड, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक को कहते थे। प्रश्न नंबर 34, भुर्ज नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन बी रेगिस्तान में, ऑप्शन सी मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर है हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ भुर्ज नामक पेड़ जो है पाया जाता है, और भुर्ज की छाल पर पांडुलिपि को लिखा जाता था। प्रश्न नंबर 35, प्राचीन काल में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा का, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा का, ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा का। तो जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। संस्कृत लोग जो भाषा थी वो तो पुरोहित पंडित या जो लोग थे वही प्रयोग करते थे। आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। प्रश्न नंबर 36, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के
किस शब्द से बना है? ऑप्शन ए मेन्यू से बना है, ऑप्शन बी मीन से बना है, ऑप्शन सी मनु से बना है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो लैटिन भाषा का शब्द है ये मेन्यू से बना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 37, गारो पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर स्थित हैं, यानी किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर दक्षिण में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व में ये जो है वो स्थित हैं गारो पहाड़ियाँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर है सी, जो गारो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर पूर्व में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 38, विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत में, ऑप्शन बी मध्य भारत में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ जो है वो हैं, और विंध्य पहाड़ी में सबसे पहले जो है वो चावल को उगाया गया था। प्रश्न नंबर 39, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर जो है कब फले फूले थे? प्रश्न नंबर 1 4700 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 4500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 3500 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका राइट आंसर है 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के यहाँ पर आरंभिक नगरों ने फलना फूलना शुरू किया था। प्रश्न नंबर 40, अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख, यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर ए है जो तार पत्थर पर लिखे जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो पत्थर या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उकेरे जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी जो भुज की छाल पर लिखे जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर है बी, अभिलेख वो होते हैं जिनको बहुत ही कठोर सतह पर या पत्थर पर उकेरा जाता है, जैसे अशोका के अभिलेख हैं, और आजकल भी जैसे सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं तो वहाँ पर पुल पे ऐसे पत्थर जो है उस पर उकेरा जाता है कि ये पुल किसने बनवाया था। तो इस तरह के जो अभिलेख थे वो समुद्रगुप्त जो था उसके भी बहुत सारे अभिलेख हैं, लौह स्तंभ अभिलेख है ना। तो ये कठोर सतह पर ही उकेरे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर जो है वो ये 41 होना था। वर्ष की गणना किसके जन्म की तिथि से की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक देव जी की, ऑप्शन नंबर बी ईसा मसीह, ऑप्शन नंबर सी महात्मा बुद्धा, ये मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी महावीर जैन। तो जो वर्ष की गणना होती है आजकल है ना, तो उसकी मतलब जो ईसा मसीह हैं उनके उसी से वर्ष की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 41, बीसी का विस्तारित रूप बताइए। इसमें बीसी का भी पूछ सकते हैं, बीसी का भी पूछ सकते हैं। तो बीसी का क्या है पहले? ऑप्शन नंबर ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिफोर कॉमन, ऑप्शन नंबर सी बिफोर कमीशन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बीसी का यहाँ पर मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। जन्म के बाद को एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी। और एक बीसीई भी पूछा जाता है, उसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी। तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। एक बी और पी भी होता है, बीपी बिफोर प्रेजेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो गाइज़ आज हमने जो हमारा 6th क्लास का जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उससे हमने जो है 41 क्वेश्चंस को किया है, और 41 क्वेश्चंस में ही सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे उसको पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन के रूप में ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़, कीप वॉचिंग।